हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान, उसके अंतर्गत अध्याय 10। क्योंकि मैंने 1 से लेके 9 तक के अध्याय सभी को पहले ही पढ़ा दिया है और आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो एक बार जाके ज़रूर आप 1 से लेके 9 अध्याय को ज़रूर पढ़िए। मैंने बहुत अच्छे से सभी के सभी परिभाषा सहित सब कुछ लिखवाया, समझाया सभी अध्याय को। तो एक बार 1 से लेके 9 तक के अध्याय ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे अध्याय 10 को। और आपकी किताब का नाम है जिज्ञासा, आपको पता ही है। और हाँ, आप अपने पास किताब लेके ज़रूर बैठ के पढ़िएगा और कॉपी भी आपके पास होना चाहिए पढ़ने के समय में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 का जो नाम है, अध्याय 10 का क्या नाम है? सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। मतलब सजीव में विशेषता क्या होता है, क्या होता है श्वसन, क्या सजीव कैसे श्वसन करते हैं, कैसे पोषण करते हैं, कैसे उद्दीपन करते हैं, क्या होता है जनन, ये सभी के बारे में ना इस अध्याय में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और अच्छे से लिखवाएंगे भी। इसमें सजीव के, क्योंकि इससे पहले के अध्याय जो थे सजीव जगत में विविधता, आपने पढ़ा था इनसे पहले, बहुत पहले पढ़ा था। तो उसमें सजीव के बारे में मैंने सिर्फ परिभाषा लिखवाया था और यहाँ पे सजीव का पूरा डिटेल होगा, पूरा के पूरा उनका संक्षिप्त में होगा। तो चलिए आपको एक बार किताब को अच्छे से दिखाते हैं। देखिए अपने किताब, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका किताब है, आपने पलट लिया होगा, अपने आसपास रखे रहिएगा किताब को। देखिए आप क्या लिखा हुआ, वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है? क्या है वो जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है? ऐसा क्या क्या है, क्या उसमें दोनों में अंतर है? सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? मैंने सजीव और निर्जीव का परिभाषा आपको पहले ही लिखवा चुका है और आपने कॉपी पे लिखा भी होगा। हाँ, आपको मैंने पहले ही लिखवा चुका है, तो आपको अब समझाने में हमें कोई भी परेशानियाँ होगी नहीं। क्योंकि सजीव का मतलब जो सांस लेता, निर्जीव का मतलब जो सांस नहीं लेता, मैंने पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ अच्छे से इनको पूरा शब्द बाय शब्द करके समझेंगे। यहाँ देखिए, क्या हम सजीव और निर्जीव के अंतर के लिए गति को एक विशेषता मान सकते हैं? बिल्कुल, गति को भी मान सकते हैं। निर्जीव जैसे मोबाइल है, क्या मोबाइल को आप चला दीजिएगा रोड पे, नहीं चल पाएगा ना। और सजीव है जो चलती है, जैसे देखिए सजीव में क्या है, जैसे हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं आप, जानवर है, जानवर भी हो सकता है ना, जानवर भी हो सकता है। जानवर क्या है? जानवर भी गति करता है। यानी गति होता क्या है? जानवर भी गति करता है, यानी गति होता क्या है? आखिर गति होता क्या है? गति का मतलब होता क्या है? ये गति का परिभाषा मैंने आपको पहले ही अध्याय में आपको बता दिया था, आपको याद होगा। ओके, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, ये सभी क्या करते हैं? गति करते हैं। पेड़ पौधा भी गति करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कुछ पौधे का एग्जाम्पल जो करते हैं, गति करते हैं। यानी सजीव का ये लक्षण है पहला, कि वो गति क्रिया करते हैं, गति करते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि पेड़ पौधा में कुछ पेड़ पौधा क्यों नहीं गति करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आखिर कारण क्या है कि हम लोग गति करते हैं, सजीव तो हम भी हैं, पेड़ पौधा भी सजीव है, तो क्यों हम लोग गति करते, पेड़ पौधा क्यों नहीं करता है? इसका कारण मैं भी आपको जरूर बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा आपको। अब बस देखते रहिए। यहाँ एक देखिए, ड्रोसेरा है नाम का एक पौधा है, ठीक है। ये क्यों करता है देखिए थोड़ा, ये है कीट भक्षी पौधे होते हैं, जो ऐसा पौधा होता है ना जो कीट को खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा पौधा है जो खाते हैं। हाँ, पेड़ पौधा भी भोजन बनाते हैं, वो भी खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सजीव है वो। तो ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है ड्रोसेरा का पौधा का, कि ये कीट भक्षी पौधे को खाते हैं, ठीक है, कीटों पे निर्भर रहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे उदाहरण के तौर पे, क्या पेड़ पौधा चलते हैं, मतलब गति करते हैं? हाँ करते। एक पौधा का नाम बताएगा, उसका नाम है ड्रोसेरा। वो चलते हैं, जी हाँ, वो अपना स्थान हल्का हल्का सा वहाँ से अपना मतलब खिसकते हैं। क्यों खिसकते हैं? क्योंकि उन्हें कीटों को खाना रहता है, कीट को खाना रहता है, इसलिए यही कारण है। ये आप देख ही लिए ड्रोसेरा का पौधा, यानी सजीव गति करते हैं, ये आपने समझ गया होगा। और दूसरा लक्षण ये है सजीव का, कि सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या? वृद्धि करते हैं। देखिए कैसे छोटा है, फिर ये बड़ा हुआ, फिर देखिए कितना बड़ा हुआ। ये क्या है? सजीव है। सजीव का लक्षण एक क्या था? गति, और दूसरा क्या है? वृद्धि। दो हो गया, आपने दो समझ लिया अच्छे से। सजीव का दो लक्षण आपने समझ लिया।
एक और लक्षण देखिए, सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, जिसको पोषण, यानी भोजन करते हैं। सजीव का लक्षण है। क्या आपका मोबाइल खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। मतलब जो भोजन करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं सीधा। यानी सजीव का ये लक्षण है कि उनमें पोषण क्रिया भी होता है, यानी वो गति करते हैं, उनमें वृद्धि होती है। और थर्ड क्या हो गया? पोषण करते हैं। 3 तो आपने समझ लिया। पोषण क्या होता है मैंने पहले ही लिखवा चुका अच्छे से। एक और देखिए, यहाँ पे एक और उदाहरण देख लीजिए। श्वसन, यहाँ क्या लिखा होता है? श्वसन। श्वसन होता क्या है? सांस लेना छोड़ना क्या होता है? श्वसन। श्वसन मतलब आप पढ़िएगा आगे आगे क्लास 7 में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा श्वसन के बारे में। लेकिन यहाँ इतना आप समझ लीजिए, सांस लेना छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन, श्वसन कहा जाता है श्वसन। ओके, श्वसन यानी कि आपने ये समझ गया, सजीव में वृद्धि होती है, गति होती है, पोषण करते हैं, शोषण करते हैं। श्वसन जो श्वसन होते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेना छोड़ना। और एक है उत्सर्जन, यानी हमारे शरीर में जब देखिए गर्मी का मौसम आता है तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो बाहर निकलते हैं। पसीना देखे ना निकलते हुए, वो जो जल ऊपर निकलते नहीं, क्या है? इसी को तो उत्सर्जन कहा जाता है। जी हाँ, उत्सर्जन। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, जंतुओं में उत्सर्जन के बाद उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। यानी कि जो हम शरीर से बाहर जो फेंकते हैं ना, मतलब निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। मैं सभी का परिभाषा लिखवाऊंगा, आपके कॉपी पे सब लिखा होगा, आप देखिएगा, अपने आप लिखा होगा। मैं जब बताऊंगा आपको लिखना है। और एक और सजीव का क्रिया होता है, क्या होता है? उद्दीपन। उद्दीपन होता है, कोई भी वस्तु या कोई भी घटना सजीव की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन। यानी आपने देखा था ना, ये जो देख रहे हैं उद्दीपन का सबसे बढ़िया उदाहरण ये देखिए। ये गति किया ना, ये क्यों गति किया? ये इसके अंदर ये एक ऐसा घटना हुआ जिसके कारण उसका मन हुआ ये करने का। ये लक्षण क्या होता है? किस में होता है उद्दीपन का क्रिया? किस में? ये लक्षण किस में होता है? सजीव में होता है। ये सजीव का लक्षण है। उन्हें अनुक्रिया, विभिन्न तरह की अनुक्रिया करने का उनका वैसा मन होता है, या करने का उनका लक्षण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, छुई मुई का पौधा देखें, उसको छुइएगा ना तो तुरंत से एकदम जैसे छुइएगा, छूने पर सीधे उसके पत्तियाँ बंद हो जाता है, तुरंत पत्तियाँ सीधे बंद हो जाता है छूने पे। तो इसका उदाहरण उद्दीपन का उदाहरण है। देख लीजिए यहाँ पे, आप छुई मुई का पौधा देख रहे हैं, ये इसका उदाहरण। इसको छुइएगा यहाँ पे, बस ये अपना अनुक्रिया करेगा। हम भी लोग कर रहे हैं, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये अनुक्रिया कर रहे हैं। मैंने कुछ ना कुछ जो करते रहते हैं ना क्रिया, वो क्या होता है? उद्दीपन होता है। तो आपने समझ गया अच्छा से कि सजीव में कौन कौन सा क्रिया होता है। सजीव में श्वसन, पोषण, गति, उद्दीपन, वृद्धि, ये सभी क्या है? सजीव के लक्षण हैं। क्या है? सजीव के लक्षण। यहाँ देखिए जनन, यानी सजीव जनन करते हैं, यानी वो जन्म देते हैं। यानी कि देखिए चींटी है ना, तो छोटा चींटी को जन्म देते हैं, यानी मछली तो मछली को जन्म देते हैं। पेड़ पौधा है तो अपने एक छोटा पेड़ पौधा का, यानी यही इंसान में भी ऐसा ही है। तो ये क्या है? एक प्रकार का जन्म, यानी जन्म देने की प्रक्रिया क्या है? जनन। ओके, आपने समझ गया होगा। एक क्या है? मृत, यानी मृत होना भी सजीव का लक्षण है। सभी सजीव एक निश्चित समय के बाद निर्जीव में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि मृत। मृत चीज को तो क्या बोलते हैं हम लोग? निर्जीव बोलते हैं। जी हाँ, मर अगर कोई जाते हैं ना, उसको मृत कहा जाता है। आपने समझ गया होगा। इन्हीं को तो निर्जीव कहा था। यानी सभी सजीव एक निश्चित समय के बाद निर्जीव में परिवर्तन हो जाते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा कॉपी पे आप लिख लीजिए, आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आगे भी इससे बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलता रहेगा, और आप पहले से आपको पता रहेगा तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं क्या है? सजीव, जिसमें श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, जनन, उत्सर्जन और उद्दीपन क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव। वहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा था? जो सांस लेते हैं। मैंने इसलिए वहाँ पे बताया था क्योंकि आप अभी बहुत नीचे क्लास के, अब जब जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे परिभाषा भी बोल्ड होता जाएगा, यानी बड़ा होते जाएगा। यानी आपको यहाँ पे अब याद करना है, जिसमें श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, जनन, उत्सर्जन और उद्दीपन क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सजीव किसे कहते हैं, जिसमें श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, जनन, उत्सर्जन और उद्दीपन क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सजीव कहते हैं। ओके, तो आपने इस लाइन को आपको कॉपी में लिखना है। जी, इस लाइन को लिखना है। आप लिखिए, अभी नोट डाउन कीजिए। आप वीडियो रोक के लिखिए, बट लिखिए जरूर। आपको लिखना है कॉपी पे, आपको किसी भी हाल में लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक देख रहे हैं ना, आपको बहुत आगे तक काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। एक और लाइन यहाँ आप देख सकते हैं, सभी सजीव एक निश्चित समय के बाद मृत अथवा निर्जीव में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था ना कि सभी सजीव जो है एक निश्चित समय के बाद किस में परिवर्तित हो जाते हैं? मृत में, यानी कि वो मर जाते हैं। सभी सजीव का एक निश्चित समय है। हम लोग का भी एक निश्चित समय है, पेड़ पौधा का भी एक निश्चित समय है, सभी को, मच्छर का भी एक निश्चित समय होता है। मच्छर हुआ, मेढक हुआ, सबका होता है एक निश्चित समय।
ओके। एक और शब्द था उत्सर्जन, मैंने बता दिया। शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। इस सभी जो जितना दिख रहा है ना इसमें, सभी को लिखना है आपको। ओके। ऐसे देखिए, उद्दीपन, कोई भी घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन कहते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट बताया और दिखाया भी था उदाहरण के तौर पे छुई मुई को। ऐसे ही देखिए, आप इसमें से छोटा छोटा लाइन आप देखिए, जैसे आप पूछेगा कि श्वसन कहते हैं कि इसको हमको थोड़ा बता दीजिए, लिखना है तो बिल्कुल लिखिए, इसको लिखिए, एकदम लिखिए। क्या लिखिए? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ओके। तो ये सभी को आप अपने कॉपी में लिखिए, ये सभी को आप अपने कॉपी में किसी भी हाल में लिखिए। ओके। इसको किसी भी हाल में आपको लिखना है। और यहाँ देखिए एक और है, श्वसन का परिभाषा मैंने लिखा ही दिया। और यहाँ देखिए पोषण का, देखिए सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पोषण बताया ना, सजीव का लक्षण है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं ना उसे पोषण कहते हैं। चलिए एक उदाहरण आपको बताते हैं कि आखिर पेड़ पौधा और जानवर में क्या अंतर है। आपसे कोई पूछे सजीव तो पेड़ पौधा भी है, सजीव तो जानवर भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं इसका अंतर क्या होता है, आखिर कारण क्या है। देखिए, पेड़ पौधा जो है ना अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, और जानवर हो या हम लोग हैं, हम लोग किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। बस यही कारण है। यानी आपसे अगर कोई पूछे पेड़ पौधा और जानवर में क्या अंतर, तो आप बोलिएगा पेड़ पौधा और जानवर है तो दोनों सजीव ही, लेकिन क्या अंतर है दोनों में? तो बोलिएगा ये दोनों गति नहीं करते, एक गति करते हैं एक नहीं करते हैं। एक उदाहरण है, लेकिन ये मान के चलना है वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, जो कि आप आगे पढ़िएगा। यानी आपको ये पता चल गया कि आखिर जानवर क्यों चलता है और पेड़ पौधा क्यों नहीं चल के जाता है, क्योंकि वो पेड़ पौधा तो अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, और जानवर या फिर हम लोग किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। यही कारण है मनुष्य और पेड़ पौधा में, या फिर जानवर में, जानवर और पेड़ पौधा में। ओके। तो आपने पोषण समझ गया, आपने लिख भी लिया होगा कॉपी पे। नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल रोक के लिखिए, बट लिखिए। जनन, जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन। मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देख लिया आप ड्रोसेरा का, छुई मुई का, शिशु में वृद्धि किस प्रकार होता है, ये सभी आपने देख लिया। और यहाँ आप देखिए कुछ, यहाँ देखिए कुछ होता है जीवन चक्र। ठीक है, हम लोग का भी कुछ ना कुछ जीवन चक्र होता है, आपको पता ही होगा। हम लोग का भी कुछ ना कुछ क्या है? जीवन चक्र है। तो मच्छर का देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं फल का, फली का मतलब पौधे का देखते हैं हम लोग जीवन चक्र कैसा होता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए अवस्था 1 में कैसे बीज होता है, बीज से फिर थोड़ा सा बीज का अंकुरन बाहर निकलता है। मैंने अंकुरन सबके बारे में बता दिया था। अंकुरन कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। उसके बाद पत्तियों का थोड़ा थोड़ा प्रकट होना, उसके बाद थोड़ा सा फूलों उसमें से निकलते हैं, और फूल से थोड़ा सा क्या फल बनते हैं, और फल से पुनः वो मृत हो जाते हैं। ओके, समझ गया आप? और फिर उस फल को हम लोग तोड़ के फिर इस तरह से बीज निकालते हैं, फिर इस तरह बीज बोते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलते रहती है। इसको क्या कहता है? जीवन चक्र। हम लोग का भी जीवन चक्र है। हम लोग फिर मरेंगे, फिर नया जनरेशन आएगा, फिर नया। ये क्या है? जीवन चक्र किसका है? ये पेड़ पौधा का है, वो हम लोग का मनुष्य का था। इसी प्रकार देखिए मच्छर का भी, मच्छर का पहले देखिए अवस्था 1 में किस तरह अंडा होता है उसका, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको लार्वा कहा था। क्या? लार्वा कहा था। लार्वा से फिर प्यूपा पूछेगा क्या होता है, तो मच्छर का तीसरा अवस्था होता है। मच्छर का तीसरा अवस्था में कैसा होता है, उसका नाम क्या पड़ता है? प्यूपा। मैं पहले ही बोल देता हूँ, बाद में पूछूंगा तो आप बताइएगा जरूर। प्यूपा क्या होता है? मच्छर का ही तीसरा अवस्था होता है। और लास्ट में क्या बन जाता है? वयस्क मच्छर, जो हमारे खून चूसते रहते हैं। ठीक है। और इधर देखिए अंडा, फिर से बता देता हूँ। अवस्था 1 में अंडा होता है, उसके बाद क्या बनता है? लार्वा से सीधा क्या बनता है? प्यूपा से वयस्क मच्छर बन जाता है। यानी आपने मच्छर का और पेड़ पौधा का जीवन चक्र के बारे में शॉर्ट फॉर्म में समझ गया कि किस तरह से वो घूमते रहते हैं, उनका ज़िंदगी। और बता दूं विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सब्जेक्ट या फिर आपके जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर सभी अध्याय को पढ़िए। ये आप ही के तो किताब में के है ना, क्यों आप 1-2 छोड़िएगा? सभी को पढ़िए आप, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप देखिए कि रेशम के कीट, जिसे सिल्क मॉथ भी जीवन के 4 अवस्था से गुजरता है। रेशम का कीट होता है, ठीक है, कीड़ा होता है, उसमें भी लार्वा होता है, अंडा होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और वयस्क होता है। सेम जैसे कि अभी आपने जस्ट मच्छर में पढ़ा ना, मच्छर की तरह रेशम के कीट में भी होता है। रेशम जानते हैं ना, रेशम का धागा बनता है, वही रेशम। अंडे लार्वा के रूप में स्फुटिक होते हैं और फिर आकार में बढ़ते हैं। प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसा पदार्थ स्रावित करते हैं, जो उनके चारों ओर लिपट जाते हैं। और ये रेशे जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। भारत में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने रेशम उत्पादन के लिए अनेक केंद्र स्थापित किए। यानी भारत में
भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको KVIC कहा था, ये रेशम के उत्पादन के लिए बताया। लेकिन रेशम का कीट का भी 4 अवस्था होता है, जैसे कि मच्छर का 4 अवस्था आपने पढ़ा था, सेम अभी जस्ट मैंने आपको बताया। वही आप लोग उसको लिखना नहीं है, ये सबको बस समझना है कि ये सब इस अवस्था से गुजरता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेढक को देखिए, मेढक को पहले देखिए पहला दिन क्या होता है, जलागंडक के रूप में किस तरह से होता है, गौर से आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं किस तरह से होता है। उसके बाद देखिए उसका भ्रूण कैसा होता है, इस तरह से छोटी छोटी आँख की तरह। उसके बाद देखिए टेडपॉल पूंछ के साथ उसका टेडपॉल इस तरह से निर्माण होता है कुछ दिन के बाद, मतलब 7 से 10 दिन के बाद। यानी पहला दिन जलाडंक होता है, और तीसरा और चौथा दिन देखिए कैसे भ्रूण की तरह बनता है, और 7वां और 8वां दिन आप देख सकते हैं कैसे पूंछ के साथ दिखता है, जिसको टेडपॉल कहा था। क्या कहा था है? टेडपॉल कहा जाता है। उसके बाद पैरों के साथ देखिए टेडपॉल किस तरह बन जाता है 8 से 10 दिन में। ओके, अवस्था देखिए, अवस्था कैसे चेंज हो रहा है। और थर्ड अवस्था में आप देखिएगा सीधे 12 सप्ताह के बाद, 12 सप्ताह में देखिए मंडूकक। क्या है ये मेढक का एक तीसरा अवस्था में इसको मेढक को क्या कहा जाता है? मंडूकक कहा जाता है। और लास्ट में 14 सप्ताह के बाद क्या बन जाता है? एक वयस्क मेढक बन जाता है। यानी आपने समझ गया कि मेढक किस प्रकार से उसका अवस्था बदलते रहता है। देख लिए ना कैसे जलागंडक, भ्रूण और पूंछ के साथ कैसे टेडपॉल, क्या टेडपॉल, उसके बाद मंडूकक, उसके बाद देखिए वयस्क मेढक बन जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें कैसे अंकुरित बीज, कैसे इसके अंतर्गत भ्रूण होते हैं, अंकुरित बीज कैसे निकलते हैं ना, आप देख सकते हैं। बीजावरण कैसे होते हैं ना, ये आप समझ जाइएगा इसको देख के ही। कैसे ये दोनों तरफ चिपके रहते हैं, फिर ये दोनों तरफ साइड हटते हैं और इधर से बीज निकलते हैं, ऐसे करके यही होता है बीजावरण। और आपको एक बार किताब आपका दिखा देते हैं। यहाँ देखिए यही तस्वीर था मैं भी जो जस्ट दिखाया हूँ ना। देखिए एक और लाइन यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कॉलियस, क्या है? कॉलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन पौधों को मिट्टी से ढकने के इन अंकुरण बाधित होता है। वहीं कैंडुला और जिनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। यानी कि कॉलियस और पिटूनिया ये दोनों पौधे के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसा भी पौधा है जिसका नाम है कैलेंडुला और जिनिया, ये दोनों पौधे के लिए किसका? इसके लिए अंधकार यानी कि अंधेरा चाहिए। यानी मिट्टी के अंदर रख दीजिए और मिट्टी के बाहर, मतलब उसमें धूप अंदर में नहीं जाना चाहिए। ये पौधे मतलब कुछ पौधे हैं जिसका नाम दिया हुआ है, जिसका एक का नाम क्या है? कॉलियस और दूसरा पिटूनिया। क्या है? कॉलियस और पिटूनिया क्या है? एक ऐसा पौधा है जिसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। कॉलियस और पिटूनिया को प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कैलेंडुला और जिनिया को क्या है? अंधकार की आवश्यकता होती है। ओके, आपने समझ गया होगा। आप अपने पास किताब रखिएगा, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आगे भी पढ़ने के लिए। और आगे देखिए, यहाँ देखिए वृद्धि और गति, पौधों में वृद्धि और गति आपने अच्छे से समझ गया, लिखा भी और समझाया भी मैंने बहुत अच्छे से। यहाँ एक देखिए वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। 1858 से 1937 तक उनका कार्यकाल था। एक भारतीय वैज्ञानिक थे। क्या थे वो? एक भारतीय वैज्ञानिक थे। वो हमारे भारतीय ही थे जिन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति, उद्दीपन आपको मैंने पढ़ा दिया, लिखवा दिया, पौधों की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए क्रिस्कोग्राफ, क्या है? क्रिस्कोग्राफ, क्या है? क्रिस्कोग्राफ, क्या है? क्रिस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किसने कराया? किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने। क्रिस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने। आप यहाँ से समझ जाइए अच्छे से, किसने किया? इन मशीनों से उन्होंने मापा कि पौधों कितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं और उनकी अनुक्रियाएं होती है। जी हाँ, पौधों को भी अनुक्रियाएं होती है। आपको तो उदाहरण में देख ही लिए छुई मुई का पौधा, लेकिन इनके लिए एक मशीन बनाए थे, वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। और बिल्कुल भी भारतीय वैज्ञानिक, उनको हम लोग को अच्छे से जानना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस और भी सारे क्षेत्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो, आप आगे पढ़िएगा। लेकिन ये यहाँ आपको बस ये जानना है कि क्रिस्कोग्राफ नाम का एक मशीन था जिससे पौधे की जो है ना तेज़ी से बढ़ता है ये सब मापा जाता था। ओके, आपने समझ गया। पौधे के जीवन चक्र आपने समझ गया होगा अच्छे से, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट। ये देखिए, ये अच्छे से समझा दिया था आपको मैंने। जीवन चक्र आपको पता चले, जीवन मतलब जो जीवन चल रहा है ना, लार्वा और प्यूपा क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कहाँ बनता है। और यहाँ देखिए
आगे दिखाते हैं आपको किताब में। देखिए मच्छर का क्या होता है, प्यूपा लार्वा कब बनता है, दूसरी अवस्था में लार्वा, तीसरी अवस्था में प्यूपा बनता है। मच्छरों का यह जीवन है काल। और रेशम कीट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया, अभी जस्ट बताया है। मेढक के बारे में बताया है, मेढक का जीवन चक्र कैसे कैसे चलता है, सभी के बारे में अच्छे से बताया। तो इस प्रकार मैंने अपने स्तर से सभी का परिभाषा लिखा है। और किसका किसका परिभाषा लिखा है आप देख लीजिए। श्वास लेना आपने समझ गया अच्छे से, मृत मतलब समझ गया, मरे हुए। उत्सर्जन का परिभाषा मैंने लिखा है। मंडूकक के बारे में आपको बताया हूँ, आप वीडियो अच्छे से देखे हैं, आपको पता है। अंकुरन के बारे में आपको बताए हैं, वृद्धि के बारे में आपको बताया है, लिखवाए भी है। लार्वा के बारे में बताए हैं। जीवन चक्र तो आपको पता ही है, जो जीवन हमारे एक चलते रहते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो घटना होता है ना, उसे क्या कहता है, जीवन चक्र। जन्म से लेके कहाँ से, जन्म से कहाँ तक, मृत्यु तक की घटनाओं क्या कहा जाता है, मृत्यु तक की घटनाओं क्या कहा जाता है, जीवन चक्र। और सजीव की परिभाषा मैंने आपको अच्छे से लिखा दिया, गति भी लिखवा दिया, निर्जीव भी बता दिया। निर्जीव जो सांस नहीं लेते, ये सभी लक्षण जिसमें नहीं होते हैं ना, वो क्या है, निर्जीव। जिसमें श्वसन पोषण वृद्धि उद्दीपन नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। ओके, निर्जीव तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा। आप पोषण आपने समझ गया, प्यूपा समझ गया, जनन समझ गया, श्वसन समझ गया, अनुक्रिया समझ गया, उद्दीपन समझ गया, टेडपॉल भी मैंने आपको भी जस्ट बताया था। ओके, तो आपने इस अध्याय में सभी के सभी इन जितने हैं सभी के बारे में लिखा, समझा और अच्छे से जाना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु है तो आप अपने स्तर से इसको पढ़िएगा। मैं हर लेक्चर में इसको नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने जितना बोला है ना, सभी के सभी इसमें लिखा हुआ, मैंने जितना बोला है ना वो सब लिखा हुआ है इसमें। जी हाँ, वही सब लिखा हुआ। आप अपने स्तर से ज़रूर पढ़िएगा, एकदम पढ़ना ही है आपको, मैंडेटरी है। आपको अपने से इसको बैठ के पढ़ना। आपने क्या सीखा, वाई आपको वीडियो देखने से क्या फ़ायदा हुआ, ओके, आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ ये कुछ प्रश्न हैं, आप बनाइएगा अपने स्तर से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहने, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।